हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं फ़िलॉसफ़ी, चाहे वो MIC में हो या माइनर में हो या MDC में हो, तीनों के सिलेबस में इस बात की चर्चा है जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड भी वीडियो हमने पहले भी बनाया है और आज के वीडियो में कुछ नया तकनीक भी अपना रहे हैं जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, मतलब कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी कराते जा रहे हैं अब। ठीक है, वो हमारा टेक्निक है, इसलिए ताकि एग्ज़ाम आपकी नज़दीक है और उस टॉपिक को समझने के बाद ही आप ऑब्जेक्टिव भी समझ लीजिएगा, तो ये आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए अब देखते हैं। देखिए, फ़िलॉसफ़ी में एक टॉपिक बहुत ही सामान्य है और इस टॉपिक को समझने के बाद कुछ चीज़ें बहुत आसान होगी। तो वो चीज़ें क्या है? और देखिए, दूसरी बात, इस टॉपिक को लेने का एक मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपने प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी देखे हैं, चाहे वो इतिहास विषय के हों, चाहे वो MIL हिंदी का जो हुआ है मुंगेर यूनिवर्सिटी में, अभी 2 पेपर का हुआ है बस एग्ज़ाम जो हमारे पास है। बाकी अन्य विषयों का भी, पॉलिटिकल साइंस हो या फिर अन्य विषय जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उसके जब विश्लेषण करेंगे उन प्रश्नों का, तो आप एक कोर पे पहुंचिएगा, यानी एक निष्कर्ष पे पहुंचिएगा ये कि आपके क्वेश्चन केवल वहीं से नहीं है जो आप पढ़ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि आपके टॉपिक के अंदर से आ रहे हैं, जिसका मेंशन भले टॉपिक नहीं कर रहा है बट वो अंदर में है, उस सब्जेक्ट के कोर में है और उस चीज़ को पढ़ना होता है। तो फिलॉसफी का एक कोर में एक टॉपिक जो आज उठाए हैं, तो आज का मतलब 2 टॉपिक है जो कि आपके फ़िलॉसफ़ी के अंदर आता है, तो उस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं आज। ठीक है, और अगर आप जानते होंगे ना, तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को मत देखिए, क्योंकि आप जाके कमेंट में फिर कहते हैं कि हम तो जानते थे जो आप पढ़ा रहे हैं, तो आप मत पढ़िए ना, छोड़ दीजिए। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए कुछ चीज़ रहने दीजिए, क्योंकि हम तो उनके लिए है ना जो नहीं पढ़े हैं। जो पढ़े हैं तो उनको तो देखने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है कि है, चूँकि आपका कमेंट बहुत गंदा होता है, जो कि खुद एक टीचर के लिहाज से देखें तो अच्छा नहीं लगता कि आप उस तरह का कमेंट करें जो कि एकदम अशोभनीय है। तो वैसा कार्य मत कीजिएगा, चूँकि थोड़ा मेहनत करना पड़ता है कोई भी चीज़ कराने में, और उस पे अगर कमेंट इस तरह किया है ना तो सही नहीं लगता और वो है भी नहीं सही। तो बाकी आपकी इच्छा, आपकी अगर मर्ज़ी हो तो करें, कोई आपत्ति नहीं है, बाकी आपका मन। चलिए अब देख लेते हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं और रेगुलर पढ़ रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस बात को जानें कि बच्चे वो कोई भी हो, आप अगर पढ़ने वाले हैं ना, तो आप उन चीज़ को जानने की जिज्ञासा ज़रूर रखिएगा जो आपको बताया जा रहा हो। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि अनुमान किसे कहते हैं। तो अनुमान किसे कहते हैं ना, तो ये फिलॉसफी का पार्ट है। इसको ये मत सोचिएगा कि ये तो कुछ से कुछ पढ़ाने लगा, नहीं, ये फिलॉसफी में है, आपके सिलेबस के अंदर है कि अनुमान किसे कहते हैं। तो आप खुद सोचिए, मान लीजिए कि बच्चे आप घर में हैं और या घर के बाहर हैं कहीं पे, ठीक है, और कहीं आपको आग दिखाई दे, तो मतलब मान लीजिए कि कहीं आग लगा होगा, उससे धुआं निकलता है, धुआं जो वातावरण में फैलता है आप देखते हैं, तो वो जो धुआं देखते हैं तो इससे क्या अनुमान लगाते हैं। मान लीजिए आप बहुत दूर है, ये आग यहाँ कहीं जल रहा है रसोई घर में, ये मान लीजिए एक रसोई घर है, वहाँ आग जल रहा है और उससे धुआं निकल रहा है। तो आप कहीं भी हो, आप मान लीजिए अपने घर से किसी और के घर को देख रहे हो और वहाँ धुआं आपको दिखे घर के ऊपर में, तो आप अनुमान क्या लगाते हैं? तो आपका अनुमान होता है कि उस जगह पे आग होगा तभी तो धुआं है, यानी कि कहने का मतलब जहाँ आग है वहीं धुआं है कि नहीं। तो जैसे कि मान लीजिए कि एकदम ज़ोर ज़ोर से पूरा आसमान यानी बादल गरज रहा है, तो आपको एक अनुमान लगता है ना कि हो सकता है कि अब पानी होने वाली है। क्यों? तो चूँकि आप जानते हैं जब जब बादल गरजता है तब तब कभी कभी पानी बरसता भी है। तो एक अनुमान आपके पास है, यानी कि आपके पास एक पूर्व नॉलेज है कि ऐसा हुआ है तो हो सकता है ऐसा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप जानते हैं कि अनुमान का मतलब होता है बच्चों, जो आपके पास प्रीवियस नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग जो आप एक निष्कर्ष निकालते हैं ना, उसी को अनुमान बोलते हैं। ठीक है, प्रीवियस नॉलेज का मतलब ये हुआ, यहाँ हम आपको समझा रहे हैं, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ी नई टॉपिक है, इसको समझिए। प्रीवियस नॉलेज का मतलब होता है बच्चों, मान लीजिए आपको ये चीज़ पता है कि अगर मोमबत्ती जल रहा है और उसमें अगर अपना हाथ सटाएंगे तो हमारा हाथ भी जल जाएगा, ये आपको पता है।
तो इसीलिए आप क्या कहिएगा, जहाँ आग है वहाँ पे अगर हम अपना हाथ रखते हैं तो वहाँ हम झुलसने का हमारी संभावनाएं होती है। तो ये क्या है, आपको पता है कि एक बार मोमबत्ती में आप हाथ सटाए तो आप जल गए, तो उसके बाद का यूज सटाइएगा हाथ, सोचिए तो आप खुद नहीं सटाइएगा। यानी कि आपका एक बार ज्ञान हो चुका है कि अगर हम उस चीज़ को करते हैं तो फिर से हम जलेंगे। तो इसका मतलब होता है कि प्रीवियस नॉलेज आपका, ठीक है, यानी पूर्व ज्ञान। एक बात तो ये समझ गए। अब यही पूर्व ज्ञान के आधार पर एक निष्कर्ष जो निकाला जाता है ना, उसी को अनुमान बोलते हैं। तो यही हम बोले कि मान लीजिए कि आपको एक पहाड़ दिखा, मान लीजिए वो पहाड़ पर्वत आपको दिखा इस तरह का, और आप इस पहाड़ के नीचे हैं, खड़ा हैं आप छोटू की तरह, इसी तरह के कोई छोटू हैं, आप खड़ा हैं, और यहाँ से आपको दिख रहा है कि यहाँ आग का कुछ लपटा, यानी कि आग का कुछ जो है ना गोला, या कह सकते कि धुआं यहाँ उड़ रहा है, यहाँ आपको धुआं उड़ते हुए दिखे। तो आप एक अनुमान लगाइएगा कि वहाँ जो धुआं जल रहा है, इसका मतलब है कि इस पहाड़ में कहीं आग लगा होगा, कि आपको लगेगा कि इस पहाड़ में कहीं पे आग लगा होगा, तभी ये धुआं निकल रहा है ऊपर, ठीक है। तो ये आप कैसे लगाए, तो आपको ये पता है कि जहाँ आग लगा रहता है वहीं धुआं होता है, तो इसी को बोलते हैं बच्चों अनुमान। यानी पूर्व ज्ञान के आधार पर एक नया जो निष्कर्ष निकाला जाता है उसको अनुमान बोलते हैं। तो बस इतना ही है, इसको आप समझ गए होंगे। आशा हमारी यही रहती है कि आपको हम समझा दें। जब व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान, माफ़ कीजिएगा यहाँ ज्ञान गलती से इस तरह लिखा गया, ज्ञान के आधार पर एक मतलब निष्कर्ष निकालता है तो उसे हम अनुमान कहते हैं। तो सीधा मतलब यही है। अनुमान किसे कहते हैं, आपसे पूछे तो आप बोलिएगा, देखिए जब व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर एक निष्कर्ष तक पहुंचता है तो उसको अनुमान कहते हैं। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा अनुमान कितने हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निगमनात्मक अनुमान, एक आगमनात्मक अनुमान। आपको हम तर्क बताए थे, तर्क कितने प्रकार के बताए थे, दो प्रकार के बताए थे। एक होता है निगमनात्मक तर्क और एक होता है आगमनात्मक तर्क। डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग या लॉजिक, उसी को बोलते हैं बच्चों। तो वही चीज़ है, अनुमान भी वही नाम पे है, निगमनात्मक अनुमान और आगमनात्मक अनुमान। जब नाम सेम है तो काम भी सेम होगा, यानी कि मतलब भी वही है। तो मतलब देखिए निगमनात्मक तर्क क्या होता है हम आपको पहले बताए थे, और उसी चीज़ को अब यहाँ जोड़ लीजिए। निगमनात्मक अनुमान उसे कहते हैं ना बच्चों, जिसमें व्यक्ति जो होता है वो निश्चित सिद्धांत के आधार पर एक निष्कर्ष तक पहुंचने का कार्य करता है। मतलब सीधा मतलब है, निगमनात्मक तर्क उसे कहते हैं जिसमें एक सिद्धांत दिया जाएगा या नियम दिया जाएगा, उसी के आधार पर जो कोई व्यक्ति है वो कहाँ पे जाता है, वो निष्कर्ष तक पहुंचता है, यानी कि कंक्लूजन तक पहुंचता है। जैसे हम अभी आपको आधार वाक्य इससे पहले बताए थे, एक तर्क है, यानी तर्क है, तर्क में दो चीज़ें होती है, मेन चीज़ होती है एक आधार वाक्य जो कि आपको दिया रहता है, 1 2 3 कोई भी दिया रहे, और निष्कर्ष। तो यही आधार वाक्य के आधार पर, अगर आप आधार वाक्य और निष्कर्ष नहीं समझ रहे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो हमारा देखिए पीछे जाके हमारे प्लेलिस्ट में, तो इसको समझ पाइएगा, तभी इसको आगे आप समझ पाइएगा। तो आधार वाक्य हुआ होता है ना बच्चों, जिसके आधार पर कोई निष्कर्ष, यानी मान लीजिए कि आपसे बोले आधार वाक्य में, पहला आधार वाक्य है आपके पास, एक आम खाया मीठा लगा, एक आम खाया मीठा लगा, और दूसरा मीठा लगा। दूसरा भी बोले कि दूसरा आम खाया वह भी मीठा था, दूसरा आम खाया वह भी मीठा था। तीसरा तर्क बोले तीसरा आम खाया वह भी मीठा था। तो निष्कर्ष अभी तीनों आधार पर आप क्या निकालिएगा, तो निष्कर्ष निकालिएगा कि देखिए भाई आम जो होता है ना वो मीठा होता है। निष्कर्ष क्या निकलेगा कि आम जो होता है वह मीठा होता है, यह है ना। यानी एक आम खाया वह भी मीठा था, दूसरा भी खाया वह भी मीठा था, तीसरा भी खाया वह भी मीठा था। तो सीधा मतलब है कि सब आम मीठा होता है, आम मीठा होता है। तो सीधा मतलब ये हो गया ना, निष्कर्ष आप निकाल दिए। तो यही चीज़ होता है निष्कर्ष, कि ये जो दो वाक्य है उसके आधार पर जो निष्कर्ष आप निकालते हैं उसी को बोलते हैं, यानी कि एक कंक्लूजन जो निकालते हैं दो आधार वाक्यों के आधार पर, यानी दो प्रीमाइसिस के आधार पर जो कंक्लूजन निकाला जाता है उसी को निष्कर्ष बोला जाता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो यानी सीधा है, निगमनात्मक तर्क वह है जिसमें सामान्य नियम के आधार पर जो निष्कर्ष निकालते हैं। यानी देखिए नियम इसमें क्या हुआ अभी आप समझिए, a+b² एक नियम है कि a+b का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है कि a² + b² + 2ab। ठीक है, हम सही हैं। अब यही जो फॉर्मूला के आधार पर आपको बोल दे कि a का मान 1 है, b का मान 2 है, तो इसका सही मतलब बोलेगा कि a + b का मान क्या होगा, तो बताइए
ए प्लस बी का मान क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, अगर यही पूछे तो आप क्या कीजिएगा, फट से ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। यानी जो आपके पास पहले से नियम दिया हुआ है उसको लगा दिए और उसी के आधार पर आप कोई निष्कर्ष निकाल लीजिएगा, आंसर निकाल लीजिएगा। तो इसी को बोला जाता है निगमनात्मक। यानी निगमनात्मक का मतलब होता है कि किसी नियम के आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है उसी को निगमनात्मक कहते हैं। इतना रट लीजिए, 9 से नियम, 9 से निगमन, तो ये दोनों चीज़ याद रख लीजिए। उसके बाद आगमनात्मक क्या होता है, आगमनात्मक इसका उल्टा होता है। यानी कि ये बोलता है कि देखिए किसी विशिष्ट नियम के आधार पर, यानी ये कहता है कि किसी उदाहरण के आधार पर जब हम नियम निकालते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं आगमनात्मक। जैसे कि आप देखिए आगमनात्मक को आप समझिए, आगमनात्मक तर्क या आगमनात्मक अनुमान। तो इसमें क्या होता है बच्चों, आगमनात्मक में, कि इसमें एक वो उदाहरण देगा, बोलेगा एक पका आम खाया मीठा लगा, एक पका आम खाया मीठा लगा, ये आपसे एक उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण देगा दूसरा पका आम खाया वह भी मीठा था। फिर तीसरा उदाहरण देगा कि तीसरा मीठा आम खाया वह भी मतलब मीठा था, यानी तीसरा पका आम खाया वह भी मीठा था। तो निष्कर्ष इसके आधार पर क्या निकला आपका, कि सभी पके हुए आम जो होते हैं वह मीठे होते हैं, सभी पके आम जो होते हैं वो मीठे होते हैं। यानी देखिए पहले उदाहरण दिया गया कि एक वो आम खाए वह भी मीठा था, दूसरा आम खाए वह भी मीठा था, तीसरा आम खाए वह भी मीठा था। तो इससे निष्कर्ष निकल गया सभी पका हुआ जो आम होता है वह क्या होता है, मीठा होता है। तो ये क्या है, यानी कि उदाहरण दिए, पहले 2-3 उदाहरण दिए, उसके आधार पर आप जो निष्कर्ष निकाले उसी को बोला जाता है आगमनात्मक। यानी उदाहरण के आधार पर जो नियम निकलता है उसी को आगमनात्मक तर्क या अनुमान बोलते हैं। तर्क भी इसको बोलते हैं, अनुमान भी बोलते हैं। तो अनुमान अभी पढ़ रहे हैं तो इसको अनुमान याद रखिएगा। आपसे पूछेगा अनुमान किसे कहते हैं, तो अनुमान में कहिएगा पूर्व ज्ञान के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला जाता है उसको अनुमान कहते हैं। तो अनुमान के 2 प्रकार होते हैं, एक निगमनात्मक अनुमान, दूसरा आगमनात्मक अनुमान। तो निगमनात्मक अनुमान उसे कहते हैं जिसमें नियम के आधार पर हम लोग एक निष्कर्ष निकालते हैं, उसको निगमनात्मक अनुमान कहते हैं। और दूसरा आगमनात्मक अनुमान उसे कहते हैं जिसमें हम लोग उदाहरण के आधार पर नियम निकालते हैं, उसको आगमनात्मक अनुमान कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आएगा, इसीलिए ध्यान में रखिएगा। इसमें दूसरा है कि इसमें सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं, यानी कि सामान्य नियम जो है, सामान्य का मतलब होता है जनरल, तो जनरल नियम जो है ये सब पे लागू होता है। यानी मान लीजिए भारत में ये नियम बना हुआ है कि हमारे संविधान के सभी कानूनों का हमको पालन करना होगा, तो ये सब पे लागू है, भारत के सभी व्यक्ति पर। ऐसा नहीं है कि हम पे लागू नहीं है और आप ही पे लागू है, ऐसा नहीं है। तो यानी कि जो सामान्य, यानी कि सभी पे जो लागू है, और वही जो विशेष पर मतलब एक एक व्यक्ति पर जाता है, उसी को बोलते हैं निगमनात्मक तर्क। ठीक है, ये निगमनात्मक तर्क की विशेषता है कि ये इसमें सामान्य चीज़ों को ही एक एक व्यक्ति तक पहुँचाया जाता है, यानी विशेष तक। और उसके बाद क्या आगमनात्मक तर्क का विशेषता है कि इसमें विशेष से सामान्य की ओर जाता है। यानी कि इसमें एक व्यक्ति, मान लीजिए कि एक नियम बना दिए और एक व्यक्ति के लिए हुआ है। यानी मान लीजिए कि ये नियम है कि हम भारत में कि हमारे संविधान का उल्लंघन नहीं करना है, ये तुम्हारे लिए नियम है। मान लो कि कोई हम जैसे मान लो कि कहे कि हमारे संविधान में ये मेंशन हो कि हिमांशु नामक व्यक्ति के लिए यह नियम है कि वो संविधान का उल्लंघन नहीं करे। तो वो नियम जो है ना, जब हिमांशु से फिर हो सकता है राहुल तक जाए, बोले कि राहुल नामक व्यक्ति के लिए यह नियम है कि वह संविधान का उल्लंघन नहीं करे, फिर आ जाए हो सकता है कि सीता नामक महिला के लिए यह नियम है कि वह संविधान का उल्लंघन नहीं करे, और उसके बाद निष्कर्ष निकाले कि देखिए भारत में रह रहे सभी व्यक्ति के लिए यह नियम है कि वह जो है संविधान का उल्लंघन नहीं करे। तो ये क्या हुआ, यानी छोटे छोटे उदाहरणों के बाद जो निष्कर्ष निकाला गया है, यानी विशेष से, यानी कि विशेष एक एक व्यक्ति से जो सभी के लिए जो नियम लागू किया गया, एक व्यक्ति पर से सभी नियम को सभी पे लागू कर दिया, सभी व्यक्ति के लिए लागू जो कर दिया गया, उसे आगमनात्मक अनुमान कहते हैं। ये दोनों बातें समझ गए। अब इसके ऑब्जेक्टिव को करेंगे तो आपको समझ में अभी तुरंत आ जाएगा। तो चलिए इतना बात हम लोग समझ गए। अब देखते हैं हम लोग सत्यता क्या होता है और वैधता क्या होता है। माफ़ कीजिएगा, देखने दीजिए कहाँ पे है वो। हाँ, सत्यता और वैधता, यानी वैलिड और ट्रूथ। यानी सत्य को बोलते हैं ट्रूथ, जो आप जानते हैं ना, सत्य यानी सही, यानी ट्रूथ। सत्यता यानी ट्रूथ इसको बोलते हैं, TRUTH। तो आप जानते होंगे ट्रूथ किसे कहते हैं और वैधता क्या है। तो पहले सत्यता समझिए। यानी मान लीजिए कि आप अपने मम्मी पापा को कोई बात बोले और वो झूठ था। यानी आप बोले कि देखिए ना, आपके मम्मी पापा आपको 100 रुपया दिए और वो हो सकता है कहीं खो गया, तो आप बोल दिए क्या कि देखो ना मम्मी, मेरे पास जो 100 रुपया था वो गिर गया कहीं पे। मतलब ये हुआ कि आपने बोला कि
मतलब जो वो खो गया पैसा, तो आपने सही बात बता दी अपने पापा को। लेकिन मान लीजिए कि आप यही बोलते कि अगर आप 10 रुपये आपके पास है और आप गए कुछ खा के आ गए और पापा को बोल दिए कि देखिए ना पापा वो पैसा गिर गया कहीं या खो गया कहीं, तो ये क्या हुआ? ये तो झूठ हुआ कि आपने उसका यूज कुछ किया और आप बोल दिए कुछ। यानी देखिए, अनुमान जो होता है या तर्क जो होता है ना, ये दो तरह का होता है। एक तो सही भी हो सकता है, एक तो गलत भी हो सकता है। मान लीजिए एक आपको बताते हैं आधार वाक्य है कि राम मरणशील है, मरणशील है। एक वाक्य ये हो गया। दूसरा आपके पास है श्याम मरणशील है, ये दूसरा वाक्य है आपके पास। तो तीसरा जो इससे निष्कर्ष निकलता है ना, तो निष्कर्ष निकलता है कि सभी मनुष्य जो होते हैं वो मरणशील हैं, सभी मनुष्य मरणशील हैं। तो आपको पता है कि जो भी इस पृथ्वी पे आया वो मरेगा ही। तो ये बात तो निष्कर्ष सही हो गया कि हाँ भाई सभी मनुष्य जो हैं वो मरणशील है। तो ये पूरा वाक्य क्या है, ये सही है कि राम भी मरेगा, श्याम भी मरेगा, मोहन भी मरेगा, सब कोई मरेगा। और उसके बाद निष्कर्ष है कि भाई सब जो भी इंसान होगा यहाँ पृथ्वी पे जिनका जन्म होगा उनका मरण भी होगा। तो ये क्या है, ये सही है। तो इसको बोलते हैं वैलिड। यानी यही जो पूरा प्रमाणिक चीज़ आया तो इसी को बोला जाता है वैलिड। वैलिड का मतलब होता है ना बच्चों, वेद का मतलब होता है जो प्रमाणिक है, जो प्रूफ है कि ये प्रूफ है कि कोई भी पत्थर को आप ऊपर उठाइए और फेंकिए ज़मीन से ऊपर यानी हवा में, तो वो नीचे आके गिरेगा। तो ये प्रमाणिक है, ये वैलिड है, यानी वेद है। और सत्य का मतलब होता है सत्य और मतलब सत्यता और वेदता में दो ही अंतर है। कि सत्यता का मतलब होता है कि जो चीज़ जैसे आप कोई काम किए और हो गया तो वो सही है। और वैलिड का मतलब तो जो प्रूफ है, जिसका कोई प्रमाण है, वो हो गया वैलिड। नहीं समझे होंगे, फिर से समझा देते हैं। देखिए कैसे, थोड़ा ये एकदम मिनी अंतर है, एकदम बहुत छोटा अंतर है। सत्यता का मतलब हो गया कि आप मान लीजिए आप कोई बात बोले वो सही है, यानी बोल दिए कि अभी रात है और सच में रात अगर होगा अभी मान लीजिए तो वो सही है कि हाँ रात है। लेकिन वैधता का मतलब है कि रात होता है, अगर ये बोला जाए तो इसका मतलब है कि हाँ ये वेद है कि हर 24 घंटे में एक बार रात भी होगा, अगर एक बार दिन होगा तो एक बार रात भी। यानी कि जो होता है वो सत्य है, यानी वेद हो गया। और जो है यानी कि जो सही आपको लग रहा है वो आपका सत्य हो गया। इतनी ही बातें हैं, इसी चीज़ को आपको समझना था और आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, उसको पढ़ लीजिए। अब कोई भी तर्क सत्य और असत्य दोनों होता है। यानी मान लीजिए कि कोई तर्क में अगर यही आपसे बोले असत्य क्या है, सत्य अगर है कि हाँ कोई चीज़ हो गया तो वो सत्य हो गया। लेकिन कोई चीज़ मतलब मान लीजिए आपसे बोले कि असत्य क्या है, फिर तो असत्य का मतलब होता है ना बच्चों कि जो गलत है। यानी अगर मान लीजिए कि अभी रात है और आप बोल दें कि अभी दिन है, तो ये क्या हुआ, ये तो गलत हो गया ना, तो वही होता है असत्य। तब देखिए सत्यता को पहले देख लीजिए। जब किसी एक आधार वाक्य के आधार पर यानी दिए गए आधार वाक्यों के आधार पर जब हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं तो वह वाक्य हो सकता है कि गलत भी हो, लेकिन उसको सत्य माना जाता है। जैसे अभी आप समझिए, मान लीजिए कि अभी आपसे बोले कि अभी आपसे यही चीज़ पूछे कि सभी स्तनधारी यानी कि जो मैमल्स हैं, सभी स्तनधारी जो होते हैं मरणशील हैं। ठीक है, मरणशील हैं, सभी स्तनधारी मरणशील हैं। ये आपका निष्कर्ष है, यानी कंक्लूजन है। तो इसके लिए आपसे बोलेगा कि जो व्हेल मछली है वह स्तनधारी है और मरणशील है। स्तनधारी का मतलब जो बच्चा पैदा कर सकता है। ठीक है, यानी जैसे कि महिलाएं हैं या फिर मछली है वह भी पैदा करता है। फिर देखिए कुछ जैसे गाय है, ये सब सभी स्तनधारी में आता है। ठीक है, तो ये व्हेल मछली जो है वह स्तनधारी है। और उसके बाद आपसे बोले कि महिलाएं जो है वह स्तनधारी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, महिला व्हेल सब क्या है, मरणशील है। अंतिम कंक्लूजन यही हुआ कि महिलाएं जो है वो मरणशील हैं और स्तनधारी व्हेल मछली जो है वह भी मरणशील है। अगर बोले तो इसका मतलब सीधा आप क्या पहुँचे, निष्कर्ष पर कि सभी स्तनधारी जो है वो मरणशील है, ये निष्कर्ष पर पहुँचे। तो ये सत्य है। लेकिन आपसे असत्य जो बोलेगा तो उसमें है कि आपसे बोले सभी स्तनधारी मरणशील है और उसी में आपसे एक दो प्रेमाइसिस दे दे, यानी आधार वाक्य दे दे कि देखिए महिला जो है वो मरणशील नहीं है, महिला स्तनधारी है लेकिन मरणशील नहीं है, ये आपसे दे दे। और दूसरा बोल दे कि व्हेल मछली जो है वो स्तनधारी है और वो मरणशील नहीं है। और तीसरा जो आपका जो निष्कर्ष निकले उसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाले कि जो है
सभी स्तनधारी जो है वो मरणशील नहीं है, यानी महिला जो है वो मरेगी ही नहीं और व्हेल मछली जो है वो मरेगा ही नहीं, ऐसा अगर निष्कर्ष निकल जाए तो ये क्या है, ये तो आपको पता है कि ये मरणशील नहीं है, ये मतलब मरेगा ही, जो जन्म लिया वो मरेगा, लेकिन वो बोल रहा है क्या निष्कर्ष में कि वो मरणशील नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है आपका पूरा जो लॉजिक है ये गलत है, फिर भी इसको सही मानना होगा। यानी जो लॉजिक सही नहीं है उसको भी आपको सही मानना होगा, अगर दे दिया गया हो वो गलत भी है तो उसको मानना होगा, लॉजिक में यही नियम चलता है। तो इतनी बातें ध्यान में रखिएगा। थोड़ा क्लिष्ट लग रहा होगा लेकिन क्या करें, समझाने का हम हर कोशिश प्रयास कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं आप ही बताइएगा। फिर देखिए वैधता का मतलब जो प्रमाणिक है वही वेद है, यानी आप जानते हैं कि दिन होता है तो होता है, जो रात होता है तो होता है, ये प्रमाणिक है तो ये सही है, बस इतनी ही चीज़ें आप जान लीजिए, हो गया। अब चलिए आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो भी है उसको देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तर्क की संपूर्ण प्रक्रिया कितने प्रकार से होती है, तो ये 2 प्रकार से होती है। कौन, एक होता है निगमनात्मक तर्क और एक होता है आगमनात्मक तर्क, इसको तो हम बताए ही हैं। उसके बाद देखिए तर्क की प्रक्रिया है, यानी ये 2 प्रकार की होती है, कौन कौन, आगमनात्मक और निगमनात्मक, ये भी याद रखिएगा। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं है कि हम आपको मल्टीपल चॉइस दे रहे हैं, अभी आपको बता रहे हैं कि ये होती है तर्क का प्रक्रिया, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा, कारण और कार्य होता है बराबर होता है, यानी कोई घटना घटित हुआ इसके पीछे कोई कारण होगा, और कोई काम कर रहे हैं आप, मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हैं तो इसके पीछे भी कोई कारण होगा ना, यानी स्कूल जाने का मतलब है कि आपको एजुकेशन लेना है, इस वजह से आप स्कूल जा रहे हैं। उसके बाद मान लीजिए कि कोई कार्य कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए कि आप रोटी बना रहे हैं, तो इसके पीछे भी एक वो कारण होता है। क्या कारण होता है जानते हैं, आपको भूख लगा होगा तब तो बना रहे होंगे, अगर आपका पेट भरा रहेगा तो आप रोटी बनाइएगा, नहीं बनाइएगा। तो यानी कारण और कार्य दोनों बराबर होते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आ जाइए, उपादान कारण को कहते हैं संभाव्य, उपादान कारण को कहते हैं संभाव्य, ठीक है। अरस्तु ने संभाव्यता को कहा है उपादान कारक, यानी यही बात है, अरस्तु ने उपादान कारक को संभाव्यता कहा है, और संभाव्यता का मतलब होता है क्या, उपादान कारक, ठीक है। सामान्य सिद्धांत से विशेष निष्कर्ष तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, यानी कि देखिए जो एक जनरल थियरी है उसके आधार पर आप जो कि एक विशेष यानी स्पेसिफिक जगह पर पहुंचते हैं, यानी स्पेसिफिक चीज़ों को बताते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, तो इसको निगमनात्मक कहते हैं, जो अभी हम बताए थे, अभी तुरंत वहीं से क्वेश्चन को इसको राइज किए थे हम। उसके बाद देख लीजिए, विशेष से सामान्य की ओर जाने, मतलब विशेष से सामान्य की निष्कर्ष को निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आगमनात्मक। यानी कि मान लीजिए एक आदमी काला है और दूसरा भी ऑप्शन आपके पास रहे कि दूसरा आदमी भी काला है, तो निष्कर्ष क्या निकालिएगा, सभी आदमी जो है वो काला होते हैं। तो यानी कि 1 2 3 उदाहरणों के बाद जो आप निष्कर्ष निकालते हैं उसी को तो बोला जाता है आगमनात्मक, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रासंगिकत्व दोष के प्रकार हैं, मुष्टि युक्ति, ये देखिए पढ़ाई नहीं है तो इसीलिए आप इसको छोड़ दीजिए। अभी जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सी युक्ति है, तो ये अभी मुष्टि युक्ति है, तो ये अभी पढ़ाई नहीं है तो छोड़िए इसको अभी। उसके बाद आ जाइए, तर्क वाक्य निम्न में से किसका विज्ञान है, तर्क वाक्य जो है विचारों का विज्ञान है। तर्क में जो है, तर्क शास्त्र में हम लोग विचार करते हैं, यानी तर्क शास्त्र जो है विचारों का विज्ञान है, इसको रट लीजिए आप। पुनर्स्थापना के कितने नियम होते हैं, ये 10 नियम होते हैं, कौन कौन होते हैं इसको बताएंगे बाद में। तर्कशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को, यानी तर्कशास्त्र के जनक, यानी इसको बोलते हैं ना फादर ऑफ लॉजिक, तो अरिस्टोटल यानी अरस्तु को कहा जाता है। तर्क वाक्य होता है सत्य और असत्य दोनों, हम अभी आपको बताए, चूँकि आपके पास तर्क वाक्य दिया रहेगा, चाहे वह सत्य नहीं भी हो तब भी आपको उसको सही मानना होगा, यानी तर्क वाक्य जो होता है वो सही भी होता है और गलत भी होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है कि एक वेद युक्ति में आधार वाक्य सत्य हो निष्कर्ष सत्य हो, यानी वेद युक्ति जो है उसमें जो है ना आधार वाक्य सत्य है और तो निष्कर्ष भी सत्य होगा, असत्य नहीं होगा, ये कभी नहीं हो सकता है। अगर आपका प्रीमाइसिस सही है तो उसका जो कंक्लूजन होगा वह भी सही होगा, ये वैध युक्ति का यही नियम है, यानी कि जो चीज़ें प्रमाणिक है वो प्रमाणिक ही होगी, यही इसका कहने का मतलब है, ठीक है, याद रखिएगा। निगमनात्मक तर्क में निम्नलिखित शामिल है। निगमनात्मक तर्क कैसा होता है, ये सामान्य से विशेष की ओर जाता है, जो हम आपको बताए थे कि जो इसमें जो है जनरल एक मतलब मान लीजिए आपको नियम दे दिया जाएगा, उसी से आपको विशेष की ओर जाना है, ठीक है, ये बात तो हम बताए थे। सामान्य नियम से सिर्फ मामलों का परिणाम निकालना तार्किकता है निगमन, यानी सीधा मतलब अगर क्वेश्चन बदल के दे कि सामान्य नियम से मामलों का परिणाम जो निकालते हैं यानी निष्कर्ष जो निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको निगमन बोलते हैं। हम आपको बताए थे कि नियम जहाँ दिखे निगमन मार दीजिएगा, वो गलत होगा ही नहीं, सीधी बात, और इसको रट लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा फिक्स है यहाँ से।
निगमन और आगमन से। ठीक है, रचनात्मक शिक्षार्थी किसे संदर्भित करता है? जो पार्श्व सोच और समस्या को हल करने में अच्छा है। यानी रचनात्मक का मतलब होता है ना क्रिएटिव स्टूडेंट। तो क्रिएटिव कौन होता है जानते हैं? जो हर हमेशा कुछ नया चीज़ करने के लिए तैयार होता है। मान लीजिए आप कोई स्कूल में बैठ के पढ़ रहे थे, बचपन में आप देखते होंगे आपके कोई सहपाठी होंगे जो सबसे पीछे बैठता था, और वो जानते हैं क्रिएटिव कार्य करता था। उसको अगर पढ़ने में मन नहीं आ रहा है तो वो क्या करता था? वो ड्राइंग कर रहा है, या फिर हो सकता है कुछ और कार्य कर रहा है। उसको अगर फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है और मैथ वो बना रहा है बैठ के, तो ये जो है ना वो क्रिएटिव बच्चा होता है जो कि अपने हिसाब से कार्य करता है। तो रचनात्मक बच्चे का वही एक मतलब अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, निरुपाधिक प्रतिज्ञाप्ति की मात्रा और गुणवत्ता निर्धारित करती है मनोविकृति को। ये मनोविकृति को निर्धारित करती है। देखिए अब है सत्य और असत्य के गुण होते हैं। ये तर्क वाक्य के गुण हैं कि वह सत्य भी हो सकता है और असत्य भी होता है। ठीक है, यह भी देखिए जितना हम लेक्चर लिए हैं ना फिलॉसफी का, उसी के आधार पर 20 ऑब्जेक्टिव भी हम रखे थे ताकि आपका जल्दी से वो चीज़ रिवीजन हो जाए। तार्किक तर्क जो होती है उसकी प्रकृति क्या होती है? वो मान्य से अमान्य होती है। यानी वो जिसको माना भी जा सकता है, जिसको आप स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकृत भी कर सकते हैं। वो तार्किक तर्क की एक प्रकृति है, यानी कि उसका नेचर है। यानी तर्क की एक नेचर है, लॉजिक का एक नेचर है। ठीक है, कुछ पुरुष विवाहित नहीं होते हैं। इस वाक्य में कौन सा इस वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सा क्या सही है? ये विधेय वितरणी है, इसको नहीं पढ़ाए हैं तो छोड़ दीजिए, अभी इसको छोड़ दीजिए। बाकी जितनी 20 क्वेश्चन था उसको हमने करा दिया, उसको समझा दिया। इससे संबंधित जो भी थ्योरी था उसको भी कराया। हम कोशिश में यही रहते हैं ना कि चीज़ों को अच्छे से समझा दें, और कितना समझा पाते हैं ये तो आप ही बताइएगा। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।